मेरा नाम शोएब आफ्ताब है। मैंने नीट 2020 का एग्ज़ाम दिया था। मेरा जो मार्क्स आ रहा है वो 720 है और इससे जो मेरा रैंक आया है वो AIR 1 है। नीट 2020 का जो पेपर था वो सिंपल था पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में। एक अगर मैं ब्रीफ ओवरव्यू की बात करूँ, नीट जो है मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन का एग्ज़ाम है और नीट में 180 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हमें 3 आवर्स में सॉल्व करना होता है, जिनमें 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के होते हैं और 45 क्वेश्चंस फिज़िक्स और केमिस्ट्री में होते हैं। इसके अलावा नीट का जो पैटर्न है वो पूरे NCERT पे बेस्ड होता है और जो बाहर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अगर हम NCERT पढ़े तो उससे ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। मेरे बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैं 11th से सीरियस हुआ नीट प्रिपरेशन में। 10th तक जो मेरा होम टाउन है राउरकेला, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर मैं ICSE बोर्ड में था और 10th पे जो मेरा परसेंटेज आया था वो 96.8 था। उसके बाद में 11th में कोचिंग सिटी कोटा में आ गया। यहाँ पर मैंने सर्वोदय स्कूल में एडमिशन लिया और LN जो कोचिंग है वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया। इसके अलावा मैंने कुछ और इंस्टीट्यूट के DLP भी लिए, जैसे आकाश का मैंने DLP लिया था और फिर उसके अलावा मैंने कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी यूज़ किया था। लेकिन मेनली जो मेरा पढ़ाई का जो मैटर था वो LN से आता था और LN का ही मैं क्लासरूम स्टूडेंट था और LN से मैं क्लासेस भी करता था। अगर मैं फ़िज़िक्स की बात करूँ, फ़िज़िक्स का जो मेरा मेन स्ट्रेटेजी था वो ये था कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अलग अलग टाइप के हो सकते थे। मैंने कोशिश हमेशा ये किया कि सारे टाइप के क्वेश्चंस मेरे कवर हो जाए, लेकिन ये भी था कि अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो भी मैं उसे फेस कर सकूँ। फ़िज़िक्स में 2 पार्ट होते हैं, थ्योरी होता है और क्वेश्चन वाला पार्ट होता है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है। तो जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली NCERT से आते हैं, तो NCERT तो थ्योरी के लिए मस्ट है। इससे अलावा अगर हमें और अच्छे तरीके से थ्योरी को समझना है फ़िज़िक्स के, तो हम HC वर्मा जो बुक है उससे हम थ्योरी को समझ सकते हैं। लेकिन उसके जो न्यूमेरिकल्स है वो सिर्फ एम्स में आते थे, अब एम्स बंद हो चुका तो उसके न्यूमेरिकल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए। और उसके अलावा जो भी आपका कोचिंग है, चाहे वो LN हो, चाहे आकाश हो या कोई और हो, अब उनके कोचिंग के अच्छे से जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सब अच्छे से कर लीजिए। हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अब जैसे जैसे नीट का पेपर इजी होते जा रहा है वैसे क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। मेनली अब फोकस थ्योरी वाले पार्ट के क्वेश्चंस पे भी शिफ्ट हो रहा है और मेनली जो 12th की NCERT है फ़िज़िक्स में वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने 11th की NCERT को बस रीडिंग जैसा पढ़ा था और जबकि 12th की NCERT जो बोर्ड में भी हमारे काम आती है, तो इसलिए मैंने उसको अच्छे से याद भी किया था और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैंने समझा भी। और NCERT के कुछ लाइंस थे जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सबको मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है। फ़िज़िक्स जो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और सबसे कम टाइम मेरा फ़िज़िक्स में ही जाता था। और इसके अलावा LN में SRG जो ग्रुप है वहाँ पे एक्स्ट्रा फ़िज़िक्स के मटेरियल्स मिलते थे जो कि बहुत हाई लेवल के थे, जिससे मैं हम JEE मेंस या JEE एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सके, उनको भी मैं कर लेता था। और फिज़िक्स के कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे थर्मोडाइनमिक्स जिसमें बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। कुछ और भी चैप्टर्स है UND जो छोटे हैं लेकिन उनमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। UND है, ऑल्टरनेटिंग करंट है और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स है। और फिज़िक्स में हमेशा ये रहता था कि सारे टॉपिक्स को ही मैं इक्वल वेटेज दूं और जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा ज़्यादा बस। और फिर जब मैं केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी की बात करूँगा, केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत रेयरली पूछे जाते हैं और मेनली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपने कोचिंग मटेरियल जो भी हो, जैसे मेरा LN था उसका ही अच्छे से करो
और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हर एक टॉपिक पे और हर एक टाइप के क्वेश्चंस करना इम्पॉर्टेंट है, और इससे क्या होगा कि कोई भी अगर टाइप के क्वेश्चंस आए तो हम उसे फेस कर सकें। और थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री में वो बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं, क्योंकि वो सेम चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। जैसे कुछ चैप्टर्स है, सॉल्यूशंस हो गया, उसमें से थोड़ा बहुत थ्योरी का पूछा जा सकता है। और एक दो है एनसीईआरटी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए मैं इम्पॉर्टेंट उतना नहीं समझता, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए एक और बुक आती है नरेंद्र अवस्थी, जो कि मैंने सॉल्व किया था, लेकिन जब एम्स कैंसिल हो गया तो मैंने उसे फिर से सॉल्व नहीं किया। मैंने एक बार सॉल्व करा था, और फिर एम्स कैंसिल होने के बाद उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप हाई लेवल के क्वेश्चंस करो। जनरली जो नीट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो कोचिंग के मॉड्यूल्स में दिए जाते हैं उतना तक ही करना सही है। और जब मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँगा तो वहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, तो उसके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी के अलावा या तो कोचिंग में जो नोट्स दिए जाए वो आप पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आप खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि उससे क्या है कि जो थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली हो जाएंगे। मेनली बार बार रिपीट होते हैं इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस, और बहुत आसान भी होते हैं वो, डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस आ जाते हैं इनऑर्गेनिक के। तो एनसीईआरटी मेन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसके अलावा वीके जायसवाल की एक बुक है, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन वो जब एम्स होता था तो उसी पॉइंट तक इम्पॉर्टेंट था। इनऑर्गेनिक के लिए मैं एनसीईआरटी रिकमेंड करूँगा। ऑर्गेनिक के लिए ये कि जो ऑर्गेनिक में जो कुछ जितने भी चैप्टर्स है, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस वाले पार्ट्स है उनको आप अच्छे से याद कर लो। और फिर कुछ पार्ट्स है जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला सेक्शन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स वो वाला सेक्शन है। फिर जितने कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स भी ऑर्गेनिक में, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अलावा बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब जो चैप्टर्स होते हैं ये सब चैप्टर्स थ्योरेटिकल है। पॉलीमर्स है, ये सबको हमें अच्छे से याद कर लेना है। इनफैक्ट आपको हर एक एनसीईआरटी की लाइन से याद हो तो और बेटर है, क्योंकि नीट में ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और बाकी जो चैप्टर्स है जिनमें रिएक्शंस होते हैं उनमें रिएक्शंस की मैकेनिज़्म पता होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी इंटरमीडिएट्स, उनके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज़्म याद हो ज़रूरी नहीं है, बस पता होना चाहिए। और जो नेम रिएक्शंस है उनको अच्छे से पढ़ना होता है। और ऑर्गेनिक में बस इतना ही। इसके अलावा एमएस चौहान बोल के एक बुक है, उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब एम्स था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो करना। और फिर हम बायो पे आते हैं। बायोलॉजी जो है मेरा थोड़ा वीक था, तो इसलिए ज़्यादातर टाइम मेरा बायोलॉजी में ही जाता था। बायोलॉजी में थियोरेटिकल बेस्ड होते हैं सारे ही, न्यूमेरिकल कुछ होता नहीं है उसमें, तो इसलिए बायोलॉजी में हमें सारा याद करना पड़ेगा। और उस पर मैं मेनली एनसीईआरटी पे फोकस करता था। जब एम्स था तो मैंने कोचिंग के मॉड्यूल्स भी किए थे, और उसके अलावा जो जो टॉपिक्स मेरे वीक थे उस पर मैंने और कुछ भी बुक्स पढ़े, जैसे ट्रूमैन वगैरह। लेकिन ये तब तक ही था जब एम्स था। जैसे ही एम्स कैंसिल हुआ तब से मैंने ये सारे बंद किए, और फिर मैंने एनसीईआरटी पे फोकस किया। एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अच्छे से याद करना ज़रूरी है। ऑलमोस्ट जो हर एक लाइन से अगर कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट लाइन से पूछा जाए तो आपको एग्जैक्ट याद आना चाहिए कि हाँ इस लाइन पे ये लिखा था, क्योंकि उससे क्या होता है कि क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेना है, बायो में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनके मीनिंग को भी समझना है। इस काम के लिए आप कोचिंग मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हो कि एनसीईआरटी में जो लाइंस लिखे हैं उसके आप मीनिंग को एग्जैक्ट अच्छी तरीके से समझो, उसके बारे में और थोड़ा पढ़ो। हम बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं कर सकते, जैसे कि एम्स जब था तब तो हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ सकते थे बायो के लिए, लेकिन बायो में जो दो सेक्शंस है, बॉटनी है और जूलॉजी, जनरली जूलॉजी से ही जो बाहर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बॉटनी वाले पार्ट से उतना बाहर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जूलॉजी में जैसे ह्यूमन फिजियो वाला पार्ट है, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस एम्बिगियस भी आ रहे हैं, तो मैंने उसके लिए और भी कुछ एडवांस्ड जो किताबें हैं वो सब पढ़ा था मैंने, ट्रूमैन वगैरह, लेकिन वो उतना यूज़ नहीं आया, और अभी और फ़ायदेमंद भी नहीं है, क्योंकि अब एम्स कैंसिल हो चुका है। तो बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी को ही पढ़ो
और एनसीईआरटी के मतलब को अच्छे से समझो, उनके एग्जाम्पल्स भी बहुत लोग कोचिंग मॉड्यूल से करते हैं, लेकिन वो एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं होते। मेरे हिसाब से आपको सिर्फ जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स दिए वही अच्छे से याद होने चाहिए। कुछ टॉपिक्स है जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है, उनके लिए चार्ट्स बनाना बेटर है, जैसे एनिमल डाइवर्सिटी है, प्लांट डाइवर्सिटी है, ये सब एग्जैक्ट याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थ्योरी वाले पार्ट से याद करने से कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए मैंने बहुत सारे चार्ट्स उसके बनाए थे। उन चार्ट्स को मैंने अब मेरा जो स्टडी रूम के जो वॉल्स पे चिपका दिए और फिर मैं वहीं से पढ़ता था। पीरियोडिक टेबल भी मैंने चिपकाया था, जैसा कि इस साल क्वेश्चन भी आया था एक पीरियोडिक टेबल पे, जो कि नेम्स पे बेस्ड था, और 7th पीरियड के नेम्स जो कि जनरली पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आया था, तो वो पीरियोडिक टेबल था मेरे घर के वॉल्स पे, तो इसलिए वो सही हुआ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ज़्यादातर चीज़ों के चार्ट्स बनाओ। कोई चीज़ आपको अगर समझ नहीं आती है तो आप अपने टीचर से पूछो, उसके बारे में शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाता था, फिज़िक्स में भी मैं बहुत शॉर्ट नोट्स बनाता था। अगर कोई एक टाइप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको अगर मुझे सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उस पर बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाता था। फिर नीट का जो लेवल है वो धीरे धीरे इजी होते जा रहा है, लेकिन हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है कि अगर वो थोड़ा हार्ड भी आए तो हमें प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग। आने वाले जो नीट 2021 के जो एस्पिरेंट्स है उनको मैं ये रेकमेंड करना चाहूँगा कि वो कोई भी प्रॉब्लम्स है, जैसे इस साल कोरोना का प्रॉब्लम हुआ था, तो आप अपने जो पाथ से डेविएट मत होना। आप अगर अपने गोल पे फोकस्ड रहते हो तो फिर आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोकेगा। और मैं ये कहूँगा कि चाहे जितने भी मुश्किल आए, आप अपने पाथ पे ही रहना है और फोकस्ड रहना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जैसे और अगर मैं स्मार्टफोन्स के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप स्मार्टफोन्स को अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और सोशल मीडिया से मैं अगर खुद की बात कहूँ तो मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव था, लेकिन एफबी पे नहीं था, इंस्टा पे नहीं था। व्हाट्सएप को आप यूज़ कर सकते, जैसे मुझे जो भी डाउट्स होते थे मैं सारे जो हमारे टीचर्स को मैं व्हाट्सएप पे भेजता था और सर भी हमारे बताते थे। तो अगर आप स्मार्टफ़ोन का अच्छे से यूज़ करोगे तो उस पर कोई बुराई नहीं है, आप स्मार्टफ़ोन रख सकते हो मेरे हिसाब से। और आने वाले एस्पिरेंट्स को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान दो। स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत होती थी टाइम मैनेजमेंट में, फिर धीरे धीरे मैंने मेरे लिए जो सीक्वेंस रहता था, मैं पहले हमेशा फ़िज़िक्स करता था, फिर बायो और फिर केमिस्ट्री। ज़रूरी नहीं ज़्यादातर बच्चे बायो पहले करते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से मेरा फिज़िक्स स्ट्रॉन्ग था तो मैं पहले वो करता था। आपका जो भी स्ट्रॉन्ग हो या आपको जो भी अच्छा लगे आप वैसे करो, लेकिन आपका टाइम जो 3 आवर्स का टाइम है उसको माइंड पे रखना है, क्योंकि 180 क्वेश्चंस आपको 180 मिनट्स में करने हैं, यानी एक क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है तो आपको दूसरे क्वेश्चन में टाइम कम लगा के उसको मैनेज करना ही है। और किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा 3-4 मिनट से ज़्यादा हम नहीं दे सकते, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरा स्ट्रैटेजी और मेरी प्लानिंग अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और DKT जो चैनल है इसको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, इन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे आने का और फिर मेरे स्ट्रैटेजी को आपसे शेयर करने का। थैंक यू।